इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा है कि यहाँ मरने वालों को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों न हो। उनके समाधि पत्थर पर उनके जन्म मरण के बायोडाटा के साथ साथ उनकी मौत का कारण भी खुदवाया जाता है, जैसे अपनी शादी की खुशी में चल बसा। लेकिन आज गांव के मुखिया का देहांत हो गया है, इसलिए परंपरा के अनुसार उन्हें भी दफना दिया जाता है। लेकिन अब उनकी जगह गाँव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन परंपरा और विरासत के चलते गाँव की पंचायत उसे ही नया मुखिया चुन लेती है। इस फैसले से गाँव के दो सबसे घमंडी और अमीर लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि वे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अपूर्वा को मुखिया पद से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नई मुखिया अपूर्वा के पास पहुंचते हैं। वे दोनों विरोधी भी उसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा बिना डरे हर समस्या का समाधान देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही उसे बता दिया था कि गांव की हर समस्या का क्या जवाब देना है। असल में बीते 20 सालों से गांव में कोई नई समस्या आई ही नहीं थी, लेकिन तभी कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला एक लड़का आकर बताता है कि अब वहाँ सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह बची है। ये सुनकर अपूर्वा घबरा जाती है, क्योंकि इस बारे में उसके पिता ने कभी कुछ नहीं बताया था। अब पहली बार एक नई समस्या सामने खड़ी थी, इसलिए अपूर्वा गाँव वालों से इस मुद्दे पर सोचने के लिए 2 दिन का वक्त मांगती है। अपूर्वा बहुत परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि सिर्फ 2 दिन में वो गांव की 4 समाधियों वाली समस्या का कैसे समाधान करेगी। वो पूरे गांव में घूम घूम कर ऐसी जगह ढूंढती है जहां शवों को दफनाया जा सके, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर वो रात में चिन्ना के घर जाती है। चिन्ना देखता है कि अपूर्वा बहुत परेशान है, तो वो उसे समझाता है, अभी हमारे पास 4 समाधि की जगह बची है और गाँव में एक साथ 4 लोग तो नहीं मरेंगे, इसलिए हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है। चिन्ना की ये बात सुनते ही अपूर्वा को एक आइडिया आता है। वो कहती है, तुम्हें गाँव में जो लोग बीमार या बुजुर्ग लगते हैं, यानी जो कभी भी मर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। अगले ही दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ पूरे गाँव में घूमता है और उन लोगों की लिस्ट बनाता है जो बहुत बीमार या उम्रदराज। उसने कुल 8 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें उसने अपनी माँ का नाम भी डाला, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ समय से बहुत खराब चल रही है और उनकी अंतिम इच्छा है कि उन्हें इसी गांव में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा गांव वालों को इकट्ठा करके वो लिस्ट सबको दिखाती है और कहती है, ये 8 लोग हैं जो शायद 1-2 साल में गुजर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक हम कोई और समाधान निकाल लेंगे। तभी मधुबाबू पूछते हैं, अगर 8 लोग हैं और सिर्फ 4 जगह हैं, तो पहले 4 जगह किसे मिलेंगी? अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, जो पहले मरेगा उसे पहले जगह मिलेगी। मधुबाबू तुरंत बोलते हैं, मेरे दादाजी की समाधि तो यही बनेगी, बाकी 3 जगह तुम लोग देख लो। इतना सुनते ही भीमैया भी कहता है, मेरी भी समाधि इसी गाँव में बनेगी। फिर तो पूरे गाँव में बहस शुरू हो जाती है। हर कोई कहने लगता है कि उसे भी गांव में ही जगह चाहिए। अपूर्वा ने अब गांव वालों की लॉटरी निकाली ताकि तय हो सके कि बची हुई 4 समाधि स्थलों पर किसे दफनाया जाएगा। पहला नाम गांव की एक बुजुर्ग महिला का निकला, दूसरा नाम भी एक महिला का निकला, फिर तीसरा नाम जैसे ही मधुबाबू के दादाजी का निकला, मधुबाबू बहुत खुश हो गया। लेकिन जब चौथे नाम की बारी आई तो उसमें भीमैया का नाम निकला। लेकिन तभी अपूर्वा ने चौथा नाम बदलकर चिन्ना की माँ का नाम घोषित कर दिया। ये सुनकर चिन्ना की माँ बहुत खुश हो गई। अब मधुबाबू ने लॉटरी में नाम आने की खुशी में पूरे गाँव को पार्टी दी। पार्टी में स्वादिष्ट खाना, शराब और जश्न का माहौल था। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शराब ज्यादा पीने की वजह से उसी रात 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये था कि लॉटरी में जिन 4 लोगों का नाम आया था उनका क्या होगा? गांव की परंपरा के मुताबिक मरने वालों को तुरंत दफनाना पड़ता था, इसलिए उन 4 मृतकों को बची हुई 4 समाधि स्थलों पर दफना दिया गया। अब गांव में एक भी समाधि की जगह नहीं बची थी। उधर चिन्ना भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ का नाम भी लॉटरी में निकला था। अब वो उनकी अंतिम इच्छा को कैसे पूरा करेगा? तभी उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा चिंता मत कर, तू जरूर मेरे लिए कोई न कोई जगह ढूंढ लेगा। लेकिन तभी एक बड़ा रहस्य सामने आता है। असल में 4 नहीं बल्कि 5 समाधि की जगह बची थी। चिन्ना ने अपनी माँ के लिए एक जगह पहले से छिपा कर रखी थी। उसी रात वो चुपके से वहाँ एक समाधि पत्थर गाड़ देता है, ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। जब पूरे गांव को नकली समाधि का सच पता चला तो चिन्ना जल्दी से भागकर वह नकली समाधि पत्थर हटा देता है। भीमैया ने इसी मुद्दे का फायदा उठाकर अपूर्वा से जबरदस्ती यह कहलवा दिया कि वह मुखिया का पद छोड़ रही है और अब गांव का नया मुखिया भीमैया होगा। उसी समय पास के एक पेड़ पर छिपा चिन्ना अचानक नीचे गिर जाता है और उसके साथ वो नकली समाधि पत्थर भी सबके सामने आ जाता है। अब भीमैया जो नया मुखिया बन चुका था, उसने तुरंत चिन्ना और उसके पूरे परिवार को गाँव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। साथ ही उसने बची हुई एकमात्र समाधि भूमि की नीलामी करने का फैसला भी कर दिया। उसे पता था कि गाँव में सिर्फ वही है जो सबसे ऊंची बोली लगा सकता है। गाँव वाले चिन्ना की धोखेबाजी पर गुस्से में आकर उसे मारने लगते हैं। तभी चिन्ना का एक दोस्त उसे आकर बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही चिन्ना घबरा जाता है और दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचता है। लेकिन अब गांव में कहीं भी समाधि के लिए जगह नहीं बची थी। अगले दिन जब अंतिम समाधि भूमि की नीलामी शुरू हुई तो भीमैया ने सबसे ऊंची बोली पूरे 1 लाख रुपए लगाकर उस एकमात्र समाधि भूमि को अपने नाम कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये सब अपूर्वा का प्लान था। उसने भीमैया से मिले उन्हीं 1 लाख रुपए से पास के ही एक गाँव में 1 एकड़ जमीन समाधि स्थल के लिए खरीद ली थी। अब चिन्ना अपनी माँ को उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसी गाँव में ही एक पेड़ के नीचे दफनाता है। अब थकान होने पर वो उसी पेड़ की छांव में बैठता है। उसे अब समझ आता है कि माँ उसे हमेशा एक पेड़ के नीचे दफनाने को क्यों कहती थी। अपूर्वा अपने गांव वालों की समस्या का हल ढूंढने के लिए दूसरे गांव गई। उसने वहां के लोगों से कहा कि उनके गांव में अब मरने वालों को दफनाने के लिए जमीन नहीं बची है। ये सुनकर वहां के लोग हंसने लगे और बोले कि हम तो मरने वालों को जलाते हैं, न कि जमीन में गाड़ते हैं। फिर अपूर्वा एक और गांव गई, लेकिन वहां के मुखिया ने भी जमीन देने से साफ मना कर दिया। फिर जब वो तीसरे गांव पहुंची तो वहां के मुखिया ने 1 एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद अपूर्वा थक हार कर वापस अपने गाँव लौट आई। घर पहुंचते ही देखा कि बाहर गाँव के लोग इकट्ठा थे। उन्होंने बताया कि गाँव में कुछ लोग बहुत बीमार है, अगर वे मर गए तो उन्हें कहाँ दफनाएंगे। लोग गुस्से में अपूर्वा से कहने लगे कि अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो मुखिया का पद छोड़ दो। ये सुनते ही अपूर्वा अंदर अपने कमरे में गई और खुद को बंद करके रोने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद वो अचानक खड़ी हो गई और तेजी से बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसकी माँ ने आकर उसे रोका और पूछा कि कहाँ जा रही है। अपूर्वा ने कहा कि मैं अब मुखिया का पद छोड़ रही हूँ, ये सब बेकार है, मैं और ये सब नहीं कर सकती। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर तू ऐसा करेगी तो इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। तेरे दादाजी और पिताजी ने भी गाँव की सेवा की है, तुझे हार नहीं माननी चाहिए, तू इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेगी।
अपूर्वा जब चिन्ना के साथ गांव की समाधि भूमि का ब्यौरा ले रही थी, तभी उसकी नजर एक ऐसे समाधि पत्थर पर पड़ी जिस पर मरने वाले का नाम पता नहीं लिखा था। ये देखकर चिन्ना घबरा गया, क्योंकि ये वही नकली समाधि पत्थर था जिसे उसने अपनी माँ के लिए वहाँ गाड़ा था। जब अपूर्वा ने उससे इसके बारे में पूछा तो चिन्ना ने बहाना बनाते हुए कहा कि ये पत्थर बहुत पुराना है, शायद 100 साल से भी ज्यादा, इसीलिए इस पर लिखा सब मिट गया है। ये सुनकर अपूर्वा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चिन्ना से कहा कि वो तुरंत गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करे। जब गाँव वाले इकट्ठा हुए तो अपूर्वा ने उन्हें बताया कि उसे इस जमीन की समस्या का हल मिल गया है। उसने कहा कि समाधि भूमि में कई ऐसे पत्थर हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं और कोई नहीं जानता कि वे किन की समाधियां हैं, इसलिए अब उन सभी पुरानी और बेनामी समाधियों की जांच की जाएगी और जो बहुत पुरानी होंगी या टूटी हुई होंगी तो हम उस जमीन का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन शाम को अपूर्वा की टीम के 3 लोग समाधियों की जांच करने पहुंचे। चिन्ना भी उनके साथ मौजूद था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उसकी माँ के लिए बनाई गई नकली समाधि तक न पहुंच जाए। इसलिए जांच टीम को डराने के लिए चिन्ना ने उन्हें भूतों की डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसकी बातें सुनकर वे सब डर गए और जांच अधूरी छोड़कर वहां से भाग गए। रात के अंधेरे में चिन्ना चोरी छिपे उस नकली समाधि पर किसी पुरानी समाधि का नाम और पता खोद रहा था। तभी अचानक गांव का एक शराबी उधर आ गया। जैसे ही चिन्ना काम खत्म करके लौटने लगा, उसके पैर में कांटा लग गया और वो हल्का सा चिल्ला उठा, जिससे शराबी की नजर जैसे ही चिन्ना पर पड़ी वो डर गया। अंधेरे में उसे चिन्ना कोई भूत लगा और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गाँव में समाधियों की फिर से जाँच शुरू हुई। उस नकली समाधि को भी असली समझ लिया गया और उसकी गिनती पुरानी समाधियों में नहीं की गई। इसके बाद अपूर्वा को बताया गया कि वहाँ कुल 59 पुरानी समाधियां हैं जिन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर हर साल 3 लोग भी मरे तो अगले 20 साल तक गाँव में दफनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर सुबह होते ही जब उस शराबी को उठाया गया तो उठते ही तुरंत उसने पूरे गांव में भूत आया ये कह कहकर ढिंढोरा पीट दिया। ये सुनकर गांव के पंडित ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं जो अपनी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल होने के कारण मुक्त हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा चलता रहा तो बाकी पूर्वजों की आत्माएं भी जाग उठेंगी और अपनी संतानों को परेशान करेंगी। इसलिए हमें गाँव की मुखिया अपूर्वा को ये काम करने से जल्दी रोकना होगा। जब अपूर्वा गांव के पूर्वजों की पुरानी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल करने वाली थी, तभी अचानक एक गांव वाला दौड़ते हुए अपूर्वा के पास आया और बोला कि गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके पूर्वजों की समाधियों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इसलिए ये काम यहीं बंद कर दो। इसके बाद भीमैया ने अपने आदमियों से कहा कि वो अपने पूर्वजों की समाधियों पर लाल रंग लगा दे ताकि वो बाकी समाधियों से अलग दिखें। जब मधुबाबू को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों की समाधियों पर नीला रंग करवा दिया और देखते ही देखते पूरे गाँव के लोगों ने अपने अपने पूर्वजों की समाधियों पर अलग अलग रंग करवा डाला। अब चिन्ना फिर मुश्किल में फंस गया, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई सिर्फ नकली समाधि ही बिना रंग की रह गई थी। इसलिए उसी रात चिन्ना ने चुपचाप जाकर उस समाधि पर भी रंग कर दिया। लेकिन सुबह होते ही मधुबाबू के आदमियों ने बताया कि उनकी तरह के रंग की एक नकली समाधि वहाँ दिखी है। ये सुनकर मधुबाबू गुस्से में आ गए और बोला कि पता लगाओ कि ये किसने किया है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस नकली समाधि को लेकर हड़कंप मच गया। उधर अपूर्वा को समझ आ गया कि ये सब चिन्ना का किया हुआ है। उसने तुरंत चिन्ना से कहा कि जल्दी जाकर उस नकली समाधि को वहाँ से हटा दो, अगर गाँव वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपूर्वा की बात मानते हुए चिन्ना भागता हुआ समाधि भूमि की ओर निकल गया। लेकिन उसी वक्त गाँव के बाकी लोग भी उस नकली समाधि को देखने के लिए समाधि भूमि की ओर निकल पड़े।